Good morning all of you. Class 12 subject political science and the chapter number 1 from Indian politics, that is challenges of nation building, and the topics are Hyderabad, Manipur and the State Reorganization Commission. So firstly we take the Hyderabad princely state. बेटा हैदराबाद एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था, एक ऐसी रियासत था जो चारों तरफ से हिंदुओं से घिरा हुआ था। ठीक है, हिंदुस्तान टेरिटरी से या हिंदुओं से ये घिरा हुआ था, कवर्ड था। यहाँ का जो एम्परर था उसको निज़ाम कहा जाता था और जो निज़ाम था उसे दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पर्सन्स थे उनमें इंक्लूड किया जाता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, निज़ाम हैदराबाद का इंक्लूडेशन इंडिया में नहीं करना चाहता था और इंडियन गवर्नमेंट इसका इंक्लूडेशन करवाना चाहती थी। एज ए रिजल्ट डिसाइड किया गया, निज़ाम ने इंडियन गवर्नमेंट के सामने यह प्रपोजल रखा कि आप मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, आफ्टर 1 ईयर वी विल टॉक अबाउट दिस मैटर। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड भी इंडियन गवर्नमेंट निज़ाम से इंक्लूडेशन के लिए बात करती रही। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, किस्मत साथ देती है। इंडियन गवर्नमेंट का साथ भी किस्मत ने दिया, लक ने दिया। हुआ क्या, निज़ाम का जो एम्परर टाइम था, जो उसका टाइमिंग काम का जो वर्किंग पीरियड था, उसमें पब्लिक पर टॉर्चर बहुत ज़्यादा होता था, स्पेशली वुमेन्स पर और फार्मर्स पर। ये लोग निज़ाम के वायलेंस से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एज ए रिजल्ट इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। किसके अगेंस्ट? निज़ाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा तो निज़ाम ने एक पैरामिलिट्री फोर्स को रवाना किया, भेजा इस प्रोटेस्ट को स्टॉप करने के लिए। ये जो पैरामिलिट्री फोर्स निज़ाम ने पब्लिक के थ्रू किए जाने वाले प्रोटेस्ट को स्टॉप करने के लिए भेजी थी, इसको नाम दिया गया रज़ाकार। ये जो रज़ाकार थे, इनका केवल 2 ही काम थे। पहला, नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करना और दूसरा वॉयलेंस और वॉयलेंस को स्प्रेड करना। जब ये वॉयलेंस बहुत ज़्यादा होने लगा तो फाइनली 1948 में इंडियन आर्मी हैदराबाद पहुंची। वहां उन्होंने ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ फाइट की। कुछ दिन तक ये लड़ाई चली, लेकिन फाइनली निज़ाम ने इंडियन गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर दिया और बाय दिस वे हैदराबाद इंक्लूडेड इन इंडिया। नाउ वी कम ऑन द मणिपुर। मणिपुर के राजा का नाम था राजा बोधचंद्र सिंह। ठीक है, स्टार्टिंग से ही राजा बोधचंद्र सिंह जस्ट लाइक निज़ाम मणिपुर का इंक्लूडेशन इंडिया में नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से उन्हें एक एक्सचेंज ऑफर दिया गया कि इंक्लूडेशन के बदले इंटरनल ऑटोनॉमी आपके पास रहेगी, तब राजा बोधचंद्र सिंह ने एक्साइट होकर या एक्साइटमेंट में अपनी लेजिस्लेचर से कंसल्ट किए बिना ही मणिपुर का इंक्लूडेशन बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया में कर दिया। लेकिन जब पब्लिक को ये वाली बात पता चली तो पब्लिक को ये सब अच्छा नहीं लगा। इस चीज का इफेक्ट आज भी मणिपुर में दिखाई देता है। तो क्या हुआ, उस पब्लिक के प्रोटेस्ट को कम करने के लिए, पब्लिक के गुस्से को कम करने के लिए 1948 में मणिपुर में अडल्ट सफरेज को फॉलो करते हुए इलेक्शन करवाए गए और उसके बाद वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टेब्लिश कर दिया गया। बेटा, मणिपुर इंडिया का वो पहला पार्ट है जहां एडल्ट सफरेज को फॉलो करते हुए इलेक्शन करवाए गए थे। तो इस तरीके से मणिपुर प्रेसिडेंसी का इंक्लूडेशन भी इंडिया में कर दिया। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। बेटा, नागपुर 1920 कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था। इस सेशन में कांग्रेस ने पब्लिक से ये प्रॉमिस किया कि व्हेन इंडिया बिकेम फ्री देन वी विल मेड अप द स्टेट एट द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो हम भाषा के आधार पर राज्यों को बनाएंगे, क्योंकि एट दैट टाइम किसी को ये नहीं पता था कि इंडिया को ऐसी सरकमटेंसेस में फ्री होना पड़ेगा कि फ्री होते ही वो बढ़ जाएगा। ये चीज किसी को नहीं पता थी। अब टाइम आया इंडिपेंडेंट का, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जिन कंडीशंस में इंडिया फ्री हुआ था वैसी कंडीशन में पहले कोई भी देश फ्री नहीं हुआ था। ऑलरेडी
ईस्ट इंडिया बट गया, वेस्ट इंडिया बट गया, पंजाब बट गया, बंगाल बट गया। ऐसे में अब फिर दोबारा से लैंग्वेज के बेस पे इंडिया को डिवाइड कर देना वो पॉसिबल नहीं था। और चैलेंज क्या था? एक यूनाइटेड इंडिया बनाना। अब इंडिया में एक लैंग्वेज तो बोली नहीं जाती, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यही सोच रही थी कि वो अपने 90-20 वाले प्रॉमिस को फुलफिल करे या ना करे। प्रॉब्लम इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ की मीडिया बहुत स्ट्रांग है। जब भी गवर्नमेंट ऐसा कुछ सोचती है तो वो उस काम को करेगी या नहीं करेगी, उससे पहले ही मीडिया के थ्रू ये चीजें पब्लिक तक पहुंच जाती हैं। तो जैसे ही पब्लिक को, स्पेशली मद्रास प्रेसिडेंसी को ये पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट कसम में है कि ऐसा हम ना करें, तो उन्होंने वहां से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उनकी डिमांड ये थी कि चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट होना ही चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेने से डर रही थी। जब इंडियन गवर्नमेंट का कुछ ऐसा स्टेप दिखाई नहीं दिया तो एक कांग्रेस के ही लीडर थे श्री रामुलु, वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो गई। जैसे ही उनकी डेथ हुई तो जितने भी तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाले इंडियंस थे उन्होंने इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। एज ए रिजल्ट प्राइवेसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने 1952 में तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए आंध्र प्रदेश नाम का एक स्टेट बना दिया। अब परिवार में 4 बच्चे हों, एक की डिमांड पूरी कर दी जाए और 3 डिमांड करें ही नहीं, क्या ये पॉसिबल है? इंडिया के किसी फैमिली में तो ये चीज पॉसिबल नहीं लगती है। अब यही हुआ इंडिया के अंदर। जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, बाकी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हर बंदे की यही डिमांड थी कि उसकी लैंग्वेज के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए जहां केवल उसी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहेंगे। जब इंडियन गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हुई तो एज ए रिजल्ट 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेटअप किया और उसको ये लायबिलिटी दे दी कि वो लैंग्वेज के बेस पर टेरिटरीज को स्टेट में कन्वर्ट कर दें। एसआरसी ने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपना काम शुरू किया और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाई, जिसके बेस पर इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को सेटअप किया गया। सो स्टूडेंट्स, दैट्स योर फर्स्ट चैप्टर, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और इस तरीके से हमने एक यूनाइटेड इंडिया के टारगेट को अचीव कर